हाय ब्यूटीफुल। अरे बबलू, तुम आओ आओ, अंदर आओ। दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से प्यार भरा हैप्पी 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 बर्थडे। थैंक यू। वैसे आज तुम कुछ अलग ही मूड में लग रहे हो। अब क्या बताऊं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है। मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ जहाँ मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे डायलॉग तो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे और सुने थे, जब हीरो हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है। पर्सनल जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। बाय द वे, तुम फिल्मों में एक्टिंग करने का प्लान कर रहे हो क्या, या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? सही पकड़ा तुमने। आज से पहले मैं तुम्हें कभी अपने दिल का हाल कह नहीं पाया। आज मौका मिल ही गया है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, मैं तो बस ऐसे ही बोल पड़ी। और तुम बबलू, देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानकर मैं जितनी सरप्राइज हूँ उतनी ही खुश भी। मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इत्तेफाक से कल विजय ने भी मुझे प्रपोज किया था और तब मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे तुम और विजय दोनों अच्छे लगते थे। लेकिन तुम्हारे आने से ठीक पहले मैंने विजय से ही शादी करने का मन बना लिया है और अब मैं उसी से शादी करूंगी। आई थिंक आई लव हिम। कौन विजय? वो मूर्तिकर? हाँ, वही। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे मैं भी ना, मुझे किसी से मिलना था, भूल ही गया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी वॉल स्ट्रीट जाना होगा। बाय। चलो भाई, मूर्ति भी बनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर सूखने देता हूँ, फिर नेहा को जाकर उसका बर्थडे सरप्राइज देता हूँ। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो भगवान शिव की सवारी नंदी जी को बहुत पसंद करती है। अरे बबलू, तुम? लगता है मौसम खराब होने वाला है, तुम अंदर आ जाओ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? कुछ देर पहले आते तो शायद डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन अब काम से फ्री हो चुका हूँ। तुम बताओ, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, बस यहीं पास से गुजर रहा था तो अचानक ध्यान आया तुम्हारा घर आसपास ही है, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, तो आ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हो यार, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। क्या किया तुमने? क्यों? क्योंकि मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ और तुमसे ज्यादा करता हूँ। देख लो, तुम्हें मारने में जरा भी घबराया नहीं। मारे जाने के बाद नेहा मेरी होगी, सिर्फ मेरी होगी नेहा। नेहा विजय के घर में आग लग गई और विजय। क्या हुआ विजय को? He is dead। वो आग में जल गया नेहा, वो आग में जल गया। ये कैसा घर है? एक भी पैसा नहीं मिला। यहाँ लगता है घर का मालिक बहुत कंजूस है। मूर्तियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, इन मूर्तियों को ही बेचकर पैसा बना लूंगा। ये वाली मूर्ति तो बहुत खूबसूरत है
और सबसे अलग भी। भूत 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 भूत। भागने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, तुम कहीं नहीं भाग सकते। मुझे छोड़ दो जी। ओ जी जी जी, गलती हो गई जी मुझसे। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरा एक काम कर दे। ये क्या? मैं तो आपके 100 काम कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तो फिर इस मूर्ति को ले जाकर बिजनेसमैन बबलू को दे दो। अगर नहीं दोगे तो मारे जाओगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर दे देता हूँ। जी कहिए। जी मुझे बबलू जी से मिलना है। मैं ही हूँ बबलू, कहिए। बहुत अच्छे सर। सर हमारी कंपनी की तरफ से फोन नंबर के जरिए लकी ड्रॉ करवाया गया था जिसमें आपका नाम आया है, इसलिए आपको बिल्कुल फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। ये रहा। ओह थैंक यू। वाह, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। ऐसी मूर्ति तो उसे भी बहुत पसंद है। हेलो नेहा, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकती हो क्या? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नेहा देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगाया है। तुम्हारी सबसे पसंदीदा मूर्ति नंदी जी। तुम्हें पता है, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है। वाओ, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। मुझे पता था नेहा, नंदी जी की मूर्ति देखकर तुम्हारे चेहरे में स्माइल जरूर आएगी। इस स्माइल को देखने के लिए मैं न जाने कब से तरस रहा था। नेहा, जाने वाला तो चला गया, अब उसका सोच सोच कर इस जिंदगी को सैड बनाना क्या सही है? बबलू, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं विजय से प्यार करती हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ उसके सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है नेहा, इसे यूं बर्बाद मत करो। आखिर तुम कब तक यूं ही गम के साए में अकेली तड़पती रहोगी? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हारा दुख अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ। बबलू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बहुत खुश रखोगे, लेकिन सॉरी बबलू, मैं विजय की जगह किसी और को नहीं दे सकती। और प्लीज, आज के बाद हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। जो चीज मुझे प्यार और प्रार्थना से नहीं मिलती नेहा, उसे मैं साम दाम दंड भेद से हासिल कर लेता हूँ। कुछ ही देर में तुम मेरी बाहों में होगी। ये लो, कोल्ड ड्रिंक पियो। इसे पीने से तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा और ताजा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मत पीना नेहा। कौन है? कौन है? सामने आओ। नेहा, इस बबलू ने तुम्हारे ग्लास में बेहोशी की दवा मिलाई है। झूठ है नेहा, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। कौन है? सामने आओ, आओ सामने। तुम? क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त शक्ति तो बहुत तेज है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए होगे। विजय, तुम कहाँ चले गए थे? विजय, अपनी नेहा को छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ? यूं
दूर जाने के लिए मुझे माफ कर दो नेहा। तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के लिए मैंने तुम्हारे लिए नंदी जी की यही मूर्ति बनाई थी, लेकिन तुमसे मिलने से पहले ही इस कपटी धूर्त धोखेबाज दोस्त कहलाने वाले नीच इंसान ने मुझे मारकर मेरे घर में आग लगा दी। नेहा, इंसान नहीं, भूत है। इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरा विजय झूठा नहीं है, झूठे तुम हो, धोखेबाज हो तुम, हत्यारे हो। हाँ, मैं हत्यारा हूँ और हत्यारा मैं तेरी वजह से ही बना हूँ, समझी? मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है नेहा, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर 2 टके के मूर्तिकार को चुन लिया। तुमने मुझे न ठुकराया होता, मुझसे शादी कर दी होती तो विजय को मरना नहीं पड़ता, समझी तू? तुमने बनाया है मुझे हत्यारा। विजय, बचाओ मुझे, बचाओ विजय। खबरदार आगे बढ़े तो मैं इसे भी मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तू एक आत्मा को धमका रहा है। हंस क्या रहा है? चले जा यहाँ से, तो मैं सच में इसे मार दूंगा। उस दिन तो तूने मुझे धोखे से मार दिया था कमीने, लेकिन आज तू किसी को नहीं मार पाएगा। नेहा, मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विजय। I love you too। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विजय, अगर उसके लिए मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, और मरने के बाद हम दोनों अपनी दुनिया में खुशी खुशी साथ रहेंगे। नहीं नेहा, आत्महत्या करना पाप होता है। तुम ये पाप मत करो, वादा करो तुम जियोगी, मेरी खातिर जियोगी, वादा करो नेहा। अगर तुम यही चाहते हो विजय तो ठीक है, मैं जीऊंगी, खुश रहना। तुम भी। चलता हूँ। विजय, रजनी, जब से हमने अमृता विला खरीदा है, जाने क्यों लग रहा है हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। सच में जगह बहुत अच्छी है। उस विला को देखते ही लगता है जैसे उसे बहुत प्यार से बनाया गया था। रजनी, क्यों ना हम अमृता विला को तोड़ने से पहले कुछ दिन वहीं रहें? उसका न्यू लेआउट और फाउंडेशन की तैयारी सब वहीं से करते हैं, क्या कहती हो? ख्याल तो बुरा नहीं है जनाब का। बताओ कब शिफ्ट करना है? अभी चलते हैं। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू करते हैं। वो लैपटॉप मत भूलना। और तुम लेआउट इंस्ट्रूमेंट लाना मत भूलना। श्योर। लगता है हमारी शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गया है। हमारी वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा बहुत छोटा सा है, और ये मौसम मेरी वजह से बदला है। मैं रोमांस की क्वीन जो हूँ। नो फाइट विद बीवी, तुम जीती। एक्सक्यूज मी। यस, तुम लोग कौन हो और ये गेट क्यों खोल रहे हो? लेकिन आप कौन? मेरा नाम देव है और ये नेक्स्ट बंगलो मेरा ही है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम निखिल है और ये मेरी वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू।
आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओह हाँ, हमने ये जगह खरीद ली है। नहीं लेनी चाहिए थी। मतलब? इस विला पर भूत का साया है। क्या बकवास है, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। देखिए मिस्टर, रात ज्यादा हो गई है, आप अपने घर जाइए। बाय। चलो निखिल। जिसकी मौत आती है वो इसी बंगलों में चला आता है। मूड ही खराब कर दिया बदतमीज ने। आई थिंक इस बंगलों को ये आदमी लेना चाहता होगा, लेकिन इसकी डील नहीं हो पाई होगी। इसीलिए ये आदमी हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है कि हमारे मन में इस जगह को लेकर गलत बात बैठ जाए और छोटी से छोटी मिस्टेक्स को इसके साथ जोड़ दे और फाइनली इसे बेचकर यहाँ से निकल जाए। आई थिंक तुम सही बोल रहे हो। एनीवेज, अब सोते हैं, कल बहुत ज्यादा काम है, बहुत काम है कल का। निखिल, निखिल, उठो, देखो क्या हो गया, उठो। क्या हो गया यार? आंखें खोलो और देखो। ये किसने किया? खिड़की दरवाजे सब खुले हैं, हमारा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। निखिल, कहीं भूत ने तो ये सब नहीं किया? अब तुम भी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? उसी ने जो इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। चलो मेरे साथ। नहीं निखिल, अभी नहीं, इतनी रात में। इतनी रात में ही जाना सही होगा रजनी। अगर अभी हम चुप बैठ गए तो वो कल भी यही करेगा और करता रहेगा। चलो। तुम दोनों यहाँ। देखिए मिस्टर देव, अगर आपको लगता है कि आप हमें ऐसे डराकर भूतों की कहानी सुनाकर हमसे ये प्रॉपर्टी हथिया लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव, इससे दूर रहिए, अदरवाइज मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आई डोंट नो तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, और प्लीज तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे बंगलों में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उससे अब तुम्हें खुद ही डील करना है। आई टोल्ड यू, वहां पे भूत है। विश्वास नहीं होता तो जाओ वहां एक कील ही ठोक कर देख लो। गुड नाइट। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। क्या करने वाले हो तुम? सच्चाई जाननी है मुझे। निखिल, तुम ठीक तो हो? निखिल! चले जाओ, घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने मेरे घर को दोबारा नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चले जाओ, जाओ। हे भगवान, क्या था ये सब? मतलब मिस्टर देव ठीक बोल रहे थे, यहाँ भूत का साया है। हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। चले जाएंगे तो करेंगे क्या रजनी? करेंगे क्या? हमारा जो कुछ भी था वो सब हम इस प्रॉपर्टी पर लगा चुके हैं। हम ये प्रॉपर्टी यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या अब तुम भूत से लड़ोगे? निखिल, समझने की कोशिश करो। जिंदा रहे तो फिर से कुछ शुरू कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ मारे जाएंगे तो? नहीं मारे जाएंगे। अगर उस आत्मा को हमें मारना ही होता तो वो हमें अभी तक मार डालती, हमें यहाँ से जाने का मौका नहीं देती। मतलब ये कि ये आत्मा बुरी नहीं है। और दूसरा, तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? मेरे इस घर को हाथ मत लगाना। मतलब उसका इस घर से रिश्ता है और उसके साथ जरूर कोई गलत काम हुआ है जिसकी वजह से वो भूत बनकर इस घर की रक्षा कर रही है। निखिल, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। नहीं रजनी, नहीं। बिलीव मी, इस आत्मा के घर में ही इस आत्मा का राज है। हमें एक बार उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी।
बिलीव मी, अगर कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बोलो, साथ दोगी? ओके, ढूंढते हैं। आप क्या करें? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपको कहाँ से मिली? और इतनी रात को मुझे ये फोटो भेजने का क्या मतलब है? मैंने आपको बंगलो बेचा है। अगर आप मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज स्टे अवे। नहीं रमेश जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये लेडी कौन है। अमृता है नाम इसका, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? आपकी ये अमृता इसी घर में है? अमृता जिंदा है? मैं अभी आता हूँ, उसे रोक कर रखिएगा। कहाँ है अमृता? कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। अमृता! अमृता, मेरी बात सुनो। मुझे मार क्यों रही है तुम? अमृता, तुम तो मेरे प्यार में पागल थी, प्रेम दीवानी थी, और अब ये सब क्योंकि अब तक तुमने इस प्रेम दीवानी का प्यार देखा था, अब तुम अपने धोखे का गुस्सा भी देखोगे। धोखा? नहीं अमृता, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम ही मुझे छोड़कर चली गई थी कहीं। मैं तो आज भी पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने शादी ही नहीं की अमृता। सच? तुम्हारी कसम अमृता। इतना ही प्यार था मुझसे तो बताओ, हमारे प्यार की निशानी इस घर को छोड़कर क्यों चले गए तुम? और इसे बेचा क्यों? बेचा इसलिए क्योंकि तुम्हारे ना मिलने से मैं गुस्से से भर गया था। मुझे तुम धोखेबाज लग रही थी, और ये घर इसीलिए छोड़कर पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मॉम डैड की भी मौत हो गई थी। उनको तो मरना ही था। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। क्या मतलब? मैं भागी नहीं थी रमेश, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारकर इस दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं इस घर में कैद हो गई। मगर मैंने अपने प्यार की निशानी इस घर को किसी को बिगाड़ने नहीं दिया। लेकिन क्या अमृता? अब मैं थक गई हूँ। इस दीवार में मेरा कंकाल है। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दो रमेश। अब मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं अमृता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना होगा रमेश। अगले जन्म में फिर से मिलूंगी। रमेश जी, आप चाहे तो ये घर वापस ले सकते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर लेंगे। थैंक्स, ये काम कल ही कर लेते हैं। आकाश अपने कंपनी का सबसे तेज और एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर रोज की तरह अपने काम में लगा है, लेकिन आज का दिन जरा खास है। आज उसके फोन की घंटी बस बार बार बज ही रही है।
क्यों दोस्त आकाश, आज का क्या प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम दोस्त? सामने काम है इतना, घर भी जा पाऊंगा या नहीं पता नहीं। बोल अभिनव। हैप्पी बर्थडे मेरे शेर, कैसा है यार? ओहो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। याद से कॉल कर लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? बस कट रही है यार। अच्छा सुन, बस फिर दिन भर आकाश को बर्थडे विश करने के लिए कॉल आते रहे। एक तरफ काम शुरू था और दूसरी तरफ फोन पर औरों से बात करना। थका हारा आकाश अब काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल रहा है। करीबन 11 बज रहे थे और रास्ते पर काफी सन्नाटा था। कार पार्किंग में लगाकर आकाश अपने लैच से दरवाजा खोलता है। उसके कदम वहीं थम जाते हैं। अंदर इजी चेयर पर कोई बैठा होता है। आकाश लाइट्स जलाता है। हैप्पी बर्थडे आकाश। अंदर कैसे आया? वास के नीचे चाबी है, ये कैसे पता चला तुझे? रॉकी, विनीत, सोहन, अभिनव और आकाश स्कूल के जमाने से ही जिगरी दोस्त हैं। आज तक इनकी दोस्ती टिकी हुई है और मजबूत है। इसीलिए तो रॉकी को अंदर देखकर आकाश को हैरानी नहीं हुई। बस आज यहाँ मिलना था तो अंदर आने का रास्ता भी निकल आया। तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। रॉकी। जैसे ही आकाश रॉकी के पीछे पीछे किचन में जाने की कोशिश करता है, दूसरा एक दोस्त किचन से बाहर आता है। विनीत, तू भी? ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे आकाश, तुम्हें विश करना था तो आ गए। लेकिन ये सब खून वून कैसा? अरे छोड़ो, अभी वक्त है तो मिल लो, क्या पता कल क्या हो जाए। विनीत की ऐसी बातें सुनकर आकाश जरा सा चिढ़ जाता है। वो अंदर किचन में जाता है तो उसे रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता। वो यहाँ वहां देखता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आकाश दरवाजा खोलता है। सोहन, तुम बाहर कैसे? इनके साथ अंदर नहीं आए? ये तुम्हारा गिफ्ट कार में रह गया था, वही लाने गया था। हैप्पी बर्थडे आकाश। अरे थैंक्स, आजा अंदर आजा। ये लाल कलर कहां से ले आए इतनी रात को? देखो अब मजाक बहुत हो गया। आए हो तो पार्टी वार्टी करते हैं, हंसते हैं। बस करो अब ये सब नाटक। नाटक कैसा दोस्त? हम नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। तुमसे मिले, विश किया, अब चलने का समय आ गया है। अरे ये रॉकी कहां गया? केक काट लो आकाश, ताकि हम लौट सकें। हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते। मतलब? हमें ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं है। रॉकी, विनीत और सोहन की इन बातों से पहले तो आकाश की हंसी निकलती है, लेकिन जैसे जैसे उन चारों की बातें आगे बढ़ती हैं तो आकाश के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगता है। इतने में कैंडल्स लाने विनीत किचन में जाता है। तब आकाश को फर्श पर उसके पैरों के ऐसे निशान दिखते हैं मानो वो किसी के बहते हुए खून के ऊपर चलकर आया हो। ये देखकर आकाश का गुस्सा बढ़ जाता है। देखो अब बहुत हो गया, जल्दी से अपना ये नाटक बंद करो और हमेशा की तरह बात करो। अब हमेशा की तरह बातें कभी हो नहीं पाएंगी आकाश। आओ केक काट लो, हमें निकलना है। बस हुआ। अभिनव का फोन आया था मुझे सुबह। उसने बताया कि तुम लोगों ने आज ये घोस्ट प्रैंक करने का प्लान किया है, तो अब ये सब करके कोई फायदा नहीं है। चलो पहले तो अपना मुंह और ये शर्ट्स वगैरह धोकर आओ, केक काटेंगे। ये कहकर आकाश हंसने लगता है, लेकिन बाकी तीनों के चेहरे से मानो हंसी गायब ही है। सोहन कहकर कि पहले केक काट लो फिर बात करेंगे। आकाश अंधेरे में ही कैंडल्स बुझाकर
केक काटता है। हैप्पी बर्थडे टू यू का तीनों का गाया हुआ सॉन्ग उसे सुनाई देने लगता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने में उसके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाता है। बोल अभिनव, हाँ तू कहाँ है? नहीं आया मतलब? क्या हुआ? अरे ये तीनों तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि वो तीनों अब कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर ही उनका कार में एक्सीडेंट हो गया। कोई नहीं बचा तीनों में से आकाश, कोई नहीं बचा। व्हाट? जैसे ही आकाश पीछे मुड़ता है तो उसके सारे दोस्त वहां से गायब हो जाते हैं। वहां उसे कोई नहीं दिखता और जो फर्श पर खून के पैरों के निशान थे वो भी गायब हो जाते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके बर्थडे का वो केक रह जाता है और इसे देखकर आकाश बहुत भावुक हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि अपने दोस्तों की कदर करो, क्योंकि कब आपको जिंदगी में कौन कहां छोड़ के चला जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वरुण की आंखें खुलती है। वो देखता है आसपास कोई नहीं है। उसके हाथों की जंजीरें भी टूट चुकी थी। उसने घबराते हुए एक लंबी सांस ली और वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक दरवाजे के पास पहुंचा और वहां से बाहर निकला। सामने देखा तो कुछ लोग और पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। अच्छा हुआ पुलिस यहाँ पहले से मौजूद है, अब मैं सारी बातें उन्हें बताऊंगा। वरुण पुलिस के पास गया और उनसे बात करने की कोशिश की, मगर ना ही कोई वरुण की बात सुन रहा था, ना ही कोई उसे देख रहा था। तभी वरुण की नजर एम्बुलेंस की गाड़ी के पास रखी डेड बॉडी की तरफ गई, जो सफेद रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। हवा के तेज झोंके से वो कपड़ा डेड बॉडी के चेहरे के ऊपर से हट गया और जैसे ही वरुण ने वो चेहरा देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि वो डेड बॉडी तो 2 दिन पहले वरुण शाम के वक्त ऑफिस से घर लौट रहा था। वो बहुत थका हुआ था। घर आकर उसने अपने ऑफिस का बैग साइड में रखा और सोफे पर बैठ गया। तभी वरुण की मोबाइल की रिंग बजती है। वरुण मोबाइल उठाकर देखता है। देखो सीमा, मैं अभी घर पहुंचा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मैं अभी कोई बहस करना नहीं चाहता। मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि अगर तुमने जल्दी अपने प्रमोशन का कुछ नहीं किया तो पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। प्लीज कुछ करो। ऐसा कहकर सीमा ने कॉल कट कर दिया। वरुण ने मोबाइल नीचे रखा और सोचने लगा। वरुण एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन सीमा के घर वाले अमीर थे। उन्हें पैसों वाला दामाद चाहिए था, इसलिए सीमा पैसों के लिए हमेशा वरुण पर दबाव रखती। सोफे पर कुछ देर बैठने के बाद वरुण ने टीवी ऑन किया। टीवी पर केबीसी की एडवर्टाइजिंग चल रही थी। ये केबीसी का मौका आपको भी बना सकता है करोड़पति। ऐसा हमारी किस्मत में कहा कि एक ही रात में करोड़पति बन जाएं। सब नसीब का खेल है। काश हमें भी ऐसा कोई एक मौका मिल जाए जो हमारी किस्मत के तारे चमका दे। कम से कम सीमा के घर वाले तो मान जाएं शादी के लिए। ऐसा कहकर वरुण ने चैनल चेंज किया। तभी वरुण के घर की डोरबेल बजी। वरुण ने सोचा, इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है। वरुण ने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय था। उसके हाथ में एक बॉक्स था। बॉक्स को वरुण के हाथ में देते हुए उसने कहा, कांग्रेचुलेशन सर, आप हमारे शो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति इस शो में इनवाइट किए गए हैं सर। वरुण बॉक्स को देखता रह गया। उसने जब सामने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा शायद डिलीवरी बॉय चला गया होगा। यह सोचकर वरुण ने बॉक्स अंदर लिया और उसे खोलकर देखा। बॉक्स के अंदर एक गिफ्ट था और केबीसी के शो का इनविटेशन कार्ड भी था। इनविटेशन कार्ड पर स्टूडियो का एड्रेस और टाइम लिखा हुआ था। वरुण को लगा शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर उसे लगा कि शायद उसका लक अच्छा है कि उसे करोड़पति बनने का मौका मिला है। वरुण मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब वो उठा तो उसे यकीन नहीं आया
कि उसे सच में केबीसी के लिए इनविटेशन आया है। उसे लगा ये उसका कोई सपना तो नहीं था। वो बेडरूम से बाहर आया तो सामने टेबल पर वही बॉक्स पड़ा हुआ था। वरुण ने इनविटेशन कार्ड उठाया और वहां जाने की तैयारी करने लगा। रात को अपनी गाड़ी लेकर उस स्टूडियो की तरफ निकला। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे स्टूडियो का एड्रेस नहीं मिल रहा था। एक जंगल के बीच आकर उसने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर आया। उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके मोबाइल पर सीमा का कॉल आया। सीमा, एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे केबीसी के शो में इनवाइट किया गया है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे मम्मी पापा भी मुझे अपना लेंगे। करोड़पति दामाद जो मिलेगा उन्हें। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ। कल शाम को मिलते हैं और सारी बातें करते हैं। ऐसा कहकर वरुण ने कॉल कट कर दिया। फिर उसने स्टूडियो के एड्रेस को गूगल मैप में डाला और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में वो उस स्टूडियो के पास पहुंचा। वो गाड़ी से उतरा और स्टूडियो की तरफ बढ़ने लगा। उस जगह बहुत सन्नाटा था। ना कोई शोर, ना कोई लोग, ना कोई मीडिया। यह सब वरुण को बहुत अजीब लगा। अरे ये क्या? मैंने तो सोचा था कि इतना बड़ा शो है तो बहुत सारे लोग होंगे, मीडिया होगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सच में मुझे इसी शो का ऑफर आया है या किसी ने मेरे साथ मजाक किया है? लेकिन उस बॉक्स में केबीसी का इनविटेशन कार्ड भी तो था। वरुण ये सब सोच ही रहा था कि उसके सामने एक आदमी आ गया जिसने सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और लाल रंग की टाई पहनी थी। हेलो अरुण सर, वेलकम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? सर, मेरा नाम सुजय है और मैं इस शो में गार्ड का काम करता हूँ। लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता हूँ। मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। वरुण बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ अंदर चला गया। अंदर स्टूडियो में भी काफी सन्नाटा था। चारों तरफ रोशनी थी पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अरे भाई, यहाँ इतनी शांति क्यों है? कोई नजर नहीं आ रहा हम दोनों के सिवा। और तुम यहाँ पर कितने सालों से काम करते हो? सुजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने चलता रहा। वरुण को ये बातें बहुत अजीब लगी। थोड़ी देर चलने के बाद सुजय ने वरुण को एक दरवाजा दिखाया और वहां जाने के लिए इशारा किया। वरुण 2-3 कदम आगे आया और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए जैसे वरुण की सांसें थम सी गई। वो थोड़ा घबरा गया और सोचा कि इतनी जल्दी सुजय कहाँ चला गया। फिर वरुण ने एक गहरी सांस ली और सारी बातों को नजरअंदाज करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। वरुण ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ पर? हेलो। तभी वरुण के ऊपर एक फ्लैश लगी। हेलो मिस्टर वरुण, वेलकम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए आइए। वरुण ने स्टूडियो के बीच में चेयर पर बैठे एक इंसान को देखा जो पीठ के बल बैठा था। वरुण उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। वरुण जैसे ही स्टूडियो के बीच पहुंचा बाकी की सारी लाइट्स ऑन हो गई। आसपास कुछ लोग भी बैठे नजर आए। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। एक कैमरामैन भी था जो कैमरा की ओर आंख जमाए बैठा था। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा शो इतना पसंद आएगा कि आप यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हाँ, शो तो आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर तो अब हम ये शो शुरू करते हैं। ऐसा कहकर उसने वरुण को बैठने के लिए कहा और गेम के रूल्स बताने लगा। इस शो में आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आप ये गेम बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये गेम कौन खेलेगा ये सिर्फ मैं चुनता हूँ। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसका इस तरह से बात करना वरुण के दिल में डर बढ़ा रहा था। फिर भी पैसों के लिए वरुण जैसे तैसे मान गया। उसने आसपास बैठे लोगों को देखा। सब लोग चुपचाप बैठे थे। ना कोई किसी से बात कर रहा था, ना कोई हलचल। गेम शुरू हुआ। कैमरामैन ने कैमरा वरुण और एंकर की ओर घुमाया और खेल शुरू हो गया। एंकर ने सवाल पूछना शुरू किया। सो मिस्टर वरुण, बताइए, इन 4 जगहों में से कौन सी जगह भूतिया खंडहर के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 भानगढ़ किला, ऑप्शन 2 कुलधरा गांव, ऑप्शन 3 नाहरगढ़ किला, ऑप्शन 4 ये सब ऑप्शन सही है।
वरुण ने सोचकर बताया कि सारे ऑप्शन सही हैं। एंकर ने पूछा, क्या हम जवाब को लॉक करें? वरुण ने हाँ में सर हिलाया। वरुण का जवाब सही था। एंकर हंसते हुए बोला। वरुण बहुत खुश हुआ और कम से कम खेल की शुरुआत तो हुई। इसी तरह से खेल आगे बढ़ता चला गया और वरुण सारे सवालों के जवाब सही देता और पैसे जीतता रहा। खेलते खेलते वरुण 25 लाख के सवाल पर आ पहुंचा। वो मन ही मन सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यही सोच रहा था। तभी एंकर ने वरुण से पूछा कि क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? वरुण ने ज्यादा पैसों की लालच में हाँ बोल दिया। एंकर ने कहा कि आगे आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे और वो सवाल आपकी जिंदगी और मौत को तय करेगी। ये सुनकर वरुण बौखला गया। जिंदगी और मौत तय करेंगे मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर वरुण डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने डर कर वहां से भाग जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो देखा कि उसके हाथ और पैर कुर्सी से लगी जंजीर से बंधे हुए हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खेल नहीं खेलना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वरुण को अब समझ आ गया था कि वह जिंदगी और मौत के घेरे में फंसा हुआ है। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और खेलने के लिए तैयार हो गया। खेल शुरू हो गया। एंकर ने सवाल पूछा, जिंदगी क्या है? ऑप्शन ए, अपनी मर्जी से जीना। ऑप्शन बी, दूसरों के लिए जीना। ऑप्शन सी, किसी और के हिसाब से जीना। ऑप्शन डी, जन्म से लेकर मौत तक का सफर। वरुण ने एंकर की तरफ देखा, फिर स्क्रीन को देखते हुए डरते हुए बोला, ऑप्शन डी। वरुण के जवाब देते ही स्क्रीन पर डी ऑप्शन पर ग्रीन कलर दिखाई दिया तो वरुण ने गहरी सांस ली। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान चाहकर भी टाल नहीं सकता? ऑप्शन ए, जन्म। ऑप्शन बी, हादसे। ऑप्शन सी, भाग्य का लिखा। ऑप्शन डी, मौत। वरुण ने जवाब दिया डी, यानी मौत। वरुण का जवाब फिर सही था। जवाब सुन एंकर फिर जोर जोर से हंसने लगा। अब वो वरुण को आखिरी सवाल का जवाब देना था। वरुण को लगा अगर वो आखिरी जवाब सही देगा तो इस मौत के खेल से छूट जाएगा। एंकर ने सवाल पूछा, वरुण मिश्रा, यानी आपकी मौत कब होगी? सवाल सुन वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से उसकी सांसें रुक सी गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो 4 ऑप्शन थे। 30 सितंबर 2033, 30 सितंबर 2043, 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2053। उसने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यानी डी बताया। तभी एंकर जोर जोर से हंसने लगा। वरुण उसका हंसते हुए चेहरे को देखकर डर गया और जैसे ही उसने स्क्रीन की ओर देखा तो वो डर से देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका जवाब गलत था और ग्रीन कलर आज की तारीख यानी 30 सितंबर 2023 पर था। और वरुण ने जैसे ही सामने देखा तो सामने का नज़ारा बिल्कुल बदल गया था। वरुण के सामने बैठे आदमी की आंखें लाल हो गई थी और आंखों के घेरे में चारों तरफ गहरे घाव थे। आसपास बैठे सारे लोगों की और कैमरामैन की आंखें लाल हो गई। वरुण कुछ सोच और समझ पाता उससे पहले ही सामने बैठे ने हवा में उड़ते हुए वरुण के ऊपर छलांग लगाई। वरुण को कल रात की सारी बातें याद आ गई थी। वो जान चुका था कि उसकी मौत हो चुकी है और वो भी अब बाकी सब आत्मा की तरह एक भटकती आत्मा बन गया है। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो रहा है। पिछले 1 साल से हर महीने इस स्टूडियो में किसी न किसी की मौत होती है। वरुण की मौत का राज तो पता चल गया, लेकिन केबीसी के इस खेल का राज अभी भी राज ही है। कमलापुर गांव में कमला भूतनी का आतंक छाया था। वो जब भी किसी नई दुल्हन को देखती
तो उस पर सवार हो जाती थी और बाद में उसके पूरे परिवार को एक एक करके मारकर खा जाती थी। उसकी डरावनी कहानियां पूरे गांव में बच्चा बच्चा जानता था। अब आगे। काली अंधेरी रात में एक जंगल के रास्ते से 4 गाड़ियां जा रही होती हैं, जिसमें से एक दुल्हा दुल्हन की सजी हुई कार भी होती है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। तभी अचानक रोली को बहुत तेज प्यास लगने लगती है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। क्या हुआ? क्या कुछ कहा तुमने? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, घर बस 1 घंटे की दूरी पर है। घर चलकर पानी पी लेना, और वैसे भी इस जंगल में कहां पानी मिलेगा। ठीक है। रोली को कार की खिड़की से जंगल के रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है। वो राकेश से कार रुकवाकर पानी लाने को कहती है। राकेश अब कार रुकवाकर कुएं से पानी लाने जाता है, लेकिन रोली से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और वो भी उसके पीछे जाती है। अरे तुम कार से नीचे क्यों उतरी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह सेफ नहीं है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। अरे तो मैं पानी ला ही रहा था। जाओ तुम कार में जाकर बैठो। तभी अचानक रोली बहुत तेजी से आगे कुएं की तरफ झुकती है, जैसे पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया हो, और उसके हाथ में बंधा शादी का चाकू और कंगन खुलकर कुएं में गिर जाता है। लेकिन रोली को इसका पता नहीं चल पाता। रोली को संभालते हुए राकेश चिल्लाता है, अरे रोली संभालो! मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा। जाओ जाकर कार में बैठो। अब रोली कार में डरे सहमे बैठी होती है और कुएं के पास के सीन को याद कर रही होती है। तभी थोड़ी देर में सारी गाड़ियां घर पहुंच जाती हैं। सुनीता रोली को बड़े प्यार से कार से उतारकर घर में प्रवेश कराती है। तभी उसकी पड़ोसी पीछे से बोलती है, हाय हाय, बहू के हाथों में तो शादी का कंगन और चाकू नहीं है, जो बहुओं को बुरी नजर से बचाता है। बहू, कंगन और चाकू कहाँ है? पता नहीं माँ जी, जब घर से चली थी तब तो हाथ में ही बंधा था। रोली सुनीता को कुएं वाली बात बताने वाली होती है। तब तक राकेश बात बदलते हुए उसे चुप करा देता है। उसके बाद सुनीता नए जोड़े को उनके कमरे में छोड़ आती है। अब रात के अंधेरे में मुकेश पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन तभी एकदम हवा से खिड़कियां आपस में टकराने लगती हैं। वो जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, उसका पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तेज हवा और बिजली के कड़कने से खिड़की के पर्दे तेजी से इधर उधर हो रहे थे। वहां का माहौल बहुत डरावना हो गया था। कौन है? कौन है? सामने आओ! अचानक मुकेश का पैर कोई खींचते हुए उसे घर के बाहर घसीटने लगा। मुकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां श्यामलाल और सुनीता आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्लाए? माँ, माँ, यहाँ कोई भूत है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई नहीं है मुकेश, जाओ जाकर सो जाओ। कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने। नहीं, वो मुझे मार देगी। श्यामलाल मुकेश को समझाकर सोने चला गया। अब सुनीता मुकेश से कहती है, चल तू मेरे साथ, मेरे कमरे में चलकर सो। उन दोनों के जाते ही घर का दरवाजा खुलता है और कमला भूतनी, जो कि शादी के जोड़े में है, घर के अंदर आकर घर को देखते हुए भयानक हंसी में हंसने लगती है और डरावने तरीके से धीरे धीरे चलती हुई राकेश के कमरे में जाती है। उसके पायलों की आवाज पूरे घर में गूंज रही होती है और वो रोली की जगह जाकर लेट जाती है। अब दूसरे दिन घर में खुशी का माहौल है और सुनीता पंडित जी को बुलाती है, जो कि गेट पर खड़े होते हैं। अरे पंडित जी, यहाँ आइए, बहुत देर कर दी आपने। अरे सुनीता बहन, क्या करें, शादियों का सीजन है, इसीलिए बहुत भागा दौड़ी हो रही है। हाँ वो तो है। पंडित जी चलिए पूजा शुरू करवाइए। हाँ, नई बहू को बुलाइए।
पूजा उसके हाथ से ही होगी और मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। सुनीता अब रोली को लेकर आती है, लेकिन रोली बहुत ही अजीब तरीके से चलकर आती है और पूजा में बैठने से मना कर रही होती है। क्या हुआ बहू? जल्दी चलो, पूजा का समय निकल रहा है। माँ, मैं पूजा नहीं करूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे ये जरूरी पूजा है बहू, और हमारे घर का रिवाज है कि नई बहू के हाथ से ही ये पूजा करवाई जाती है। सुनीता की बात सुनकर रोली को बहुत गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और तभी वो घूंघट के अंदर से फूंक मारती है और अचानक तेज आंधी के साथ काली घटा छा जाती है और मंदिर के पास रखा सारा सामान गिरने लगता है और हवा में उड़ जाता है। घर के सारे लोग इधर उधर दीवार का सहारा ढूंढने लगते हैं। ये देखते ही पंडित चिल्लाने लगता है, अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये कोई साधारण आंधी नहीं है, काली शक्तियों की माया से उत्पन्न की गई आंधी है। जरूर कुछ अनिष्ट होने वाला है। अब पंडित की नजर रोली पर पड़ी, जो कि एक जगह बिना हिले डुले खड़ी सब देख रही थी, और बाकी पूरे घर के लोग इधर उधर परेशान आंधी से बचने की कोशिश कर रहे थे। पंडित तुरंत अपने झोले से गंगा जल निकालकर हवा में चारों तरफ छिड़कते हुए मंत्रों का उच्चारण करता है। थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है, लेकिन रोली पंडित को घूरने लगती है। तभी सुनीता उसे कमरे में जाने के लिए कहती है, पंडित जी, आप किस अनिष्ट की बात कर रहे थे? कुछ नहीं श्यामलाल, तुम्हारे घर को शुद्ध करना होगा। इस पर काली शक्तियों की नजर पड़ चुकी है और मैं अगले 5 दिन बाद आकर यहाँ पर एक हवन करूंगा, तब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पंडित जी। अब रोली घर में रोज कोई ना कोई अजीब हरकतें करने लगती है और एक दिन दोपहर में सुनीता रोली को देखकर चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर घर के सारे लोग वहां आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? इसको देखो, ये पागल हो गई है क्या? ये क्या खा रही है? सभी लोग जब रोली को देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता। रोली खाने की टेबल पर बैठी खुले बालों में नॉनवेज खा रही होती है, वो भी बहुत अजीब और भयानक तरीके से नोच नोच कर, जैसे कोई जानवर खाता है। राकेश उसके पास जाकर नॉनवेज को उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। ये देखकर रोली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। सब लोग रोली का हाथ पकड़कर उससे राकेश को छुड़ाने लगते हैं। भाभी, छोड़ो भैया को, छोड़ो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू कमला भूतनी का खाना उससे छीनेगा? मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कमला भूतनी? कौन कमला भूतनी? अरे आप जाकर पंडित जी को फोन करके बुलाओ, वरना ये हम सबको मार देगी। बुढ़िया, तुझ पर बहुत चर्बी चढ़ी है, तू मेरे सारे काम बिगाड़ती है। मैं सबसे पहले तुझे ही खा लेती हूँ। कमला भूतनी अब सबको हवा में उछालकर इधर उधर फेंक देती है और सुनीता को गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसकी टांग को खाने लगती है। पूरे फर्श पर खून बहने लगता है। अरे वाह बुढ़िया, तेरी जुबान भले ही कड़वी है, लेकिन तेरा मांस बहुत स्वादिष्ट है। राकेश कमला भूतनी को इस तरह से जब अपनी माँ का पैर खाते हुए देखता है तो गुस्से से बौखला जाता है और लोहे की सरिया लाकर उससे भूतनी के ऊपर हमला बोल देता है। तब तक पंडित जी भी आ जाते हैं। वो मुकेश को कमला भूतनी को पकड़ने के लिए कहते हैं और श्यामलाल के साथ मिलकर हवन की तैयारी कर लेते हैं। सुनो, तुम दोनों कमला भूतनी को पकड़कर यहाँ इस गोल घेरे में बैठे रहना और इसे यहाँ से उठने मत देना। पंडित, आज इन सब के साथ तू भी मरेगा।
और आज मैं तुझे खाकर तेरा भूत पकड़ने का शौक भी खत्म कर दूंगी। अब राकेश और मुकेश मिलकर कमला भूतनी को उस घेरे में बैठा देते हैं और उसे जोर से पकड़े रहते हैं। पंडित अब जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और कमला भूतनी बुरी और भयानक तरीके से चिल्लाने लगती है। साथ ही वो अपनी जादुई शक्तियों से पूरे घर का सामान हवा में इधर उधर फेंकने लगती है। थोड़ी देर बाद अचानक कमला भूतनी शांत हो जाती है और उसका रूप बदलकर वापस वो रोली बन जाती है। लेकिन तभी रोली के शरीर से एक काला साया बाहर निकला और पंडित ने उसको एक कपड़े में लपेटकर उस हवन की आग में स्वाहा कर दिया। राकेश, आज से ये कमला भूतनी किसी को नहीं सताएगी, क्योंकि मैंने इसकी आत्मा को हवन कुंड में स्वाहा कर दिया है। अब राकेश और मुकेश पीछे मुड़कर सुनीता के पास जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि सुनीता की गर्दन और एक पैर को कमला भूतनी ने खा लिया होता है और उसकी लाश खून से सनी पड़ी होती है। थोड़ी देर बाद रोली को होश आ जाता है। वो जब सुनीता की लाश देखती है तो बिलख बिलख कर रोने लगती है और पूरे परिवार में शोक छा जाता है।